please keep your cam on, everyone. Sujay Rahul Durwa, please keep your cam on. Okay, let's begin. तो कल हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था and we derived the formula for electric field intensity of a ring at a point along its axis. और उसका फॉर्मूला यहाँ पे तुम्हारे सामने है 1/4πε0 टाइम्स क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2. ये फॉर्मूला हमने निकाला था इंटीग्रेशन यूज़ करके. ठीक है. कोई मुझे बता सकता है कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? सॉरी, ज़ीरो. यस, यू आर राइट. रिंग के सेंटर पे ज़ीरो होती है और रिंग के एक्सिस पे के अलोंग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन वेरीज. ओके ना, आई वोंट से कि वो इट बिकम्स मैक्सिमम और मिनिमम, इट वेरीज. एक पॉइंट आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगती है. And on both the sides of the ring along the axis the direction of electric field intensity is opposite to each other. ये सारी चीज़ें कल हमने डिटेल में पढ़ी. ठीक है. अब एक और फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ लॉन्ग चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. इसका भी यूज़ हम लोग आज करने वाले हैं एंड दैट इज लैम्डा अपॉन 2πε0r. लैम्डा अपॉन 2πε0r. ये भी फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. लैम्डा अपॉन 2πε0r. यहाँ पे जो r है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द you can say from one end of the wire to the point at which we are finding the electric field intensity. यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया अब, लेकिन आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं तो वी आर गोइंग टू डिराइव सम सिमिलर फॉर्मूले एंड यू ऑलरेडी नो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले. ठीक है. सो दिस इज़ वन न्यू थिंग. स्ट्रेट चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट अ पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस r, वही एक नया चीज़ है. बाकी ये कल हमने डिराइव किया हुआ था. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल. नाउ ऑल द सॉल्व्ड एग्जांपल्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे आर यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ डेरिवेशंस. ये सारे किसी ना किसी टाइप के डेरिवेशंस ही है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना इसको अच्छे से और चाहिए तो इसको नोट कर लो मेरे साथ साथ, बिकॉज ये इट्स अ काइंड ऑफ डेरिवेशन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. और उसमें कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जहाँ पे यू हैव टू यूज़ वन कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस विच इज़ नोन एज मैक्सिमम मिनिमम. मैक्सिमम मिनिमम इस साल पढ़ने वाला है. ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ किया गया है और इसको मैं बताऊँगा, तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कैसे यूज़ किया है. इट इज़ सिंपल डिफरेंशिएशन बेसिकली. मैक्सिमम मिनिमा इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है. तो वो एक सिंपल एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करने वाले हैं, बट उसका वर्किंग थोड़ा लंबा है, मैं डिटेल में बताऊंगा तुमको. सो देर इज़ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग विद अ टोटल चार्ज q एंड रेडियस r. एक रिंग है, मैं इसको बना देता हूँ. ठीक है. ये रिंग के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो है q. So it is a charged ring. Let's assume that it has positive charge throughout. और ये जो चार्ज है वो है q है और इसकी जो रेडियस है that is r. Locate a point on its axis. अभी इसकी एक्सिस कहाँ होगी? तो इसकी एक्सिस होगी
ऐसे। ठीक है, सपोज ये जो ब्लैक लाइन है ये उसकी एक्सिस है। लोकेट a point on its axis where magnitude of its electric field intensity attains maximum value। तो सपोज एक पॉइंट है इसकी एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे ये पॉइंट है लेट्स से x। यहाँ पे इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम ड्यू टू दिस रिंग। ठीक है, हमें ये पॉइंट को लोकेट करना है, मतलब ये पॉइंट का रिंग के सेंटर से डिस्टेंस कितना है वो हमें ढूंढना है बेसिकली। Locate a point on its axis where magnitude of its electric field intensity attains maximum value. Calculate the magnitude of this maximum possible electric field. और ये E max की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी होगी ये भी हमें कैलकुलेट करनी है। वो तो हमें फॉर्मूला से डायरेक्टली मिल जाएगी, क्योंकि रिंग के सेंटर पे, रिंग के एक्सेस पे, सॉरी रिंग के एक्सेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस R होता है, ये हमें पता है, राइट। Let me just check. Yeah, here A is the radius and R is the distance. Yeah, so जिसका distance R होता है from the center of the ring, ऐसे पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हम लोग ढूंढ सकते हैं। बट पहले वो जो डिस्टेंस है दैट इज R, या ये वाला डिस्टेंस, वो कितना है वो ढूंढना पड़ेगा ना। ये डिस्टेंस कितना है जिस पे E की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए वी हैव टू यूज सम एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलस, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, सो सबसे पहले फॉर्मूला तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0 टाइम्स QR अपॉन R² प्लस स्मॉल r² raised to 3/2। remember here capital R is the radius of the ring, जो हम लोग फॉर्मूला में A लेते थे, यहाँ पे कैपिटल R लिया है, उससे कंफ्यूज मत होना। एंड स्मॉल r is the distance of the point on the axis of the ring at which the electric field has to be found, basically at which the electric field is maximum। ठीक है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ A की जगह कैपिटल R लिखा है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ओके, हमने ये जो Q है ना उसको ये 1 के पास शिफ्ट कर दिया, तो Q यहाँ पे आ गया, 4πε0 एज इट इज़ रहा, बाकी सब कुछ सिंपल है, यहाँ पे स्मॉल r है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम होने के लिए इसमें जो वेरिएबल वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू ये वाली है, Q अपॉन 4πε0 कांस्टेंट है, बट ये जो पूरा टर्म है ना ये एक वेरिएबल वैल्यू है। इट विल चेंज, द वैल्यू ऑफ दिस टर्म विल चेंज विद द चेंज इन R। जैसे R चेंज होगा वैसे इस टर्म की पूरी वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, मतलब दिस इज द वेरिएबल इन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम होने के लिए इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। ये कौन बोलता है? ये मैक्सिमा मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो तुम पढ़ोगे, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। उसका डिफरेंशिएशन जब 0 होगा तो उस वेरिएबल की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये तुम पढ़ोगे, ठीक है, AOD में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, ये चैप्टर में तुम पढ़ने वाले हो। बट फिर भी मैं तुम्हें एडवांस में बता रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन अभी पूछा गया है हमसे, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए इतना सिर्फ याद रखो कि हमें ये वेरिएबल वैल्यू को y लेना पड़ेगा और dy/dr या d/dr ऑफ y को हमें 0 लेना पड़ेगा।
मतलब द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू आर, दैट इज द वेरिएबल क्वांटिटी, द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल टर्म विथ रिस्पेक्ट टू आर विल बी इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या किया, पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाला, दैट इज डी बाई डी आर ऑफ दिस होल थिंग। अब ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इसको ध्यान से देखना, इस ये क्योंकि ये ऐसा डिफरेंशिएशन हमने अभी तक नहीं किया है। हमने कोशेंट रूल यूज़ किया है, हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है, हमने पावर रूल यूज़ किया है, हमने चेन रूल इतना अच्छे से यूज़ नहीं किया है। चेन रूल हमने देखा है लेकिन इतना अच्छे से यूज़ नहीं किया है, तो यहाँ पे चेन रूल का भी काम है, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, if you want you can note it down, or else you can later watch the recording and then note it down, but अभी नोट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। समझ लो, पहले समझ लो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये है, लेकिन ये वैल्यू आई कैसे, हाउ डिड आई डिफरेंशिएट एंड गेट दिस वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले मैंने डी बाई डी आर ऑफ आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू 3/2 लिखा, और उसमें मैंने कोशेंट रूल अप्लाई किया। अब कोशेंट रूल क्या है, कोशेंट रूल इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर टाइम्स डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर टाइम्स न्यूमरेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको मैंने पूरा सब्सटीट्यूट करके लिखा। तुम्हारा न्यूमरेटर क्या है तुम्हें पता है, तुम्हारा डिनोमिनेटर तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हें इस फॉर्मूला में ये वैल्यू डालनी है, ठीक है। सो दैट आई हैव डन ओवर हियर, आई हैव शोन ओवर हियर। अब देखो, इसमें एक चीज याद रखो कि d बाई डी आर ऑफ आर, ये जो पहले डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर टाइम्स द डिनोमिनेटर में d बाई डी आर ऑफ आर तो 1 हो जाता है, बट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू 3/2, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए हमें चेन रूल का यूज करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। मैं इनका जो आंसर है उनमें बिल्कुल एक भी स्टेप्स दिखाया नहीं है, वो लोग ने डायरेक्टली इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दिया है। आई एम शोइंग यू, आई एम ब्रेकिंग अप द क्वेश्चन इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स वेर यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग दिस पार्ट डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू आर है, इंटू आर मतलब इंटू द न्यूमरेटर है, तो उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया। अब डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है, ये जो तुम्हें ब्रैकेट दिख रहा है ये वाला, इसको मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, इसको मैं देखूंगा ही नहीं अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है। और ये जो रेज टू 3/2 है ना, इसको मैं पावर रूल की तरह ट्रीट करूंगा। पावर रूल में क्या होता है, ये जो 3/2 है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसमें से 1 माइनस होके जो भी तुम्हारे बेस में, एक्सपोनेंट के बेस में जो भी नंबर है उसको एज इट इज लिख के पावर में से 1 माइनस कर देना है। तो 3/2 माइनस 1 करोगे तो 1/2 आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि ये जो अंदर वाला फंक्शन है उसको हाथ नहीं लगाया, उसको एज इट इज रखा, सिर्फ वो बाहर वाला फंक्शन मतलब पावर रूल से मैंने 3/2 वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं अंदर वाले फंक्शन को, अब बीच में मैंने मल्टीप्लिकेशन की साइन डाल दी, अब मैं अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा। तो अंदर क्या है, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, ये देखो डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर लिख दिया, प्लस डी बाई डी आर ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे ये एज इट इज रहेगा, डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर तो रेडियस ऑफ द रिंग है। अब रेडियस ऑफ रिंग तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर नंबर इज ऑलवेज जीरो, सो दिस इज जीरो, डी बाई डी आर ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर जीरो। अच्छा, डी बाई डी आर ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर रूल अगेन यूज करेंगे, 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर स्क्वायर में से उसके पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, सो 2r रेज टू 1 और 2r, ठीक है। अब ये 2r प्लस 0 2r ही रहेगा, और ये 2r पूरा ये पहले वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 2r को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 के साथ, 2 कट कर दिया तो मुझे मिला आगे 3r, और ब्रैकेट में मिला मुझे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू 1/2। सो दिस इज बेसिकली यू कैन से द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पार्ट। ये सिर्फ इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन है,
ठीक है, जो यहाँ पे डायरेक्ट वो लोग ने आंसर बता के लिखा है, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया। अब मैंने उसको यहाँ पे लिखा। नाउ इफ यू सी दिस टर्म, इट इज सॉल्वेबल यूजिंग, बिकॉज यहाँ पे सारे डिफरेंट जो कैलकुलस वाले स्टेप्स थे वो खत्म हो गए। तो हमारे पास क्या क्या बचता है इधर, डी बाई डी आर ऑफ आर 1, फिर इंटू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू 3/2 माइनस 3r टाइम्स आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 1/2, जो मुझे यहाँ से मिला था, ठीक है, इनटू आर, ठीक है, द होल अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू 3/2 रेज टू 2। ये स्क्वायर और ये डिनोमिनेटर का 2 कट हो जाएगा। अच्छा, यहां से भी कुछ कॉमन निकल के से जब सिंप्लीफाई होगी चीजें, तो आई एम गोइंग टू गेट दिस एज द आंसर। अभी इसके बाद तो सीधा सीधा एल्जिब्रा है, -2r² प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू 5/2। ये तुम्हारा फाइनल डिफरेंशिएशन का आंसर है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि मैंने तुम्हें यहां पे क्या बोला था। मैंने बोला था कि E की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए dy/dr की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और dy/dr है क्या, प्लीज नोट यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं। dy/dr है -2r² प्लस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर रेज टू 5/2। ये है dy/dr, और ये कितना होना चाहिए, 0। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि उस पॉइंट पे हमें E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए इसके लिए। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है वो पूरा वो साइड शिफ्ट होकर 0 हो जाएगा, एंड आई विल गेट 2r² प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सॉरी -2r² प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r², और small r² is equal to r² by 2, or you can say that small r is equal to, I'm sorry for that, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ओके। स्मॉल r इज इक्वल टू, मैंने स्क्वायर रूट ले लिए दोनों साइड का, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, एक मिनट, अंडर रूट ऑफ r² r ही होता है, तो प्लस माइनस r अपॉन अंडर रूट 2, प्लस माइनस r अपॉन अंडर रूट 2। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। रिमेंबर, दिस इज द लोकेशन ऑफ द पॉइंट, मतलब ये स्मॉल r की वैल्यू मैंने निकाली, स्मॉल r की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेडियस, मतलब प्लस माइनस मतलब या तो रिंग के राइट साइड में या तो रिंग के लेफ्ट साइड में, ऐसे दो पॉइंट होंगे जिसकी लोकेशन या जिसकी लेंथ होगी रेडियस ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, रेडियस ऑफ द रिंग डिवाइडेड बाय √2 विल बी इक्वल टू r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इस डिस्टेंस पे E की वैल्यू मैक्सिमम होगी, इस डिस्टेंस पे E की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये है तुम्हारा लोकेशन ऑफ द पॉइंट, मतलब तुमने फर्स्ट आंसर निकाल लिया, लोकेट द पॉइंट, लोकेट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सेस। ठीक है, ये तो निकाल लिया तुमने पॉइंट का वैल्यू, पॉइंट का लोकेशन। अब तुम्हें ढूंढना है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो ये है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट मी राइट इट सेपरेटली। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इसको, इसकी वैल्यू मुझे ढूंढनी है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ढूंढनी है, मतलब ई मैक्स ढूंढना है। ई मैक्स कितना होगा, 1/4πε0 टाइम्स Q इंटू R अपॉन, आई एम सॉरी एक गलती की मैंने, ये स्मॉल r की वैल्यू तो मिल गई है मुझे, स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, कैपिटल R बाई √2। ठीक है, सो इंटू कैपिटल R बाई √2 टाइम्स r² प्लस स्मॉल r² की वैल्यू हो जाएगी r² बाई 2, राइट। स्मॉल r कैपिटल R बाई √2 था, तो स्मॉल r² कैपिटल R² बाई √2 हो जाएगा, रेस टू 3/2। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है मुझे। सो ये हो जाएगा 1/4πε0 टाइम्स QR
the whole upon root 2 times 2r square plus r square 2r square plus r square by 2 the whole raised to 3 by 2. ठीक है, यहाँ पे ये रूट 2 और ये 2 कट हो सकता है, ये रूट 2 और ये 2 कट होके यहाँ पे क्या आएगा, इधर आएगा रूट 2. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू आर अपॉन 2r square plus r square is 3r square by root 2 the whole raised to 3 by 2 the whole raised to 3 by 2. अब whole raised to 3 by 2 का मतलब क्या है, ये पूरे का स्क्वायर रूट और जो भी आंसर आएगा उसका क्यूब. बट उसको सिंप्लीफाई करने की अब ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि आई थिंक इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं. इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, चल डिनोमिनेटर को ट्राई भी करते हैं अगर हम लोग. 3r स्क्वायर अपॉन रूट 2 द होल रेस टू 3 by 2, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3r स्क्वायर बाई रूट 2 द होल रेस टू 3 एंड द होल अंडर रूट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 27r रेस टू 6 अपॉन 2 रूट 2. बट इसका कोई इसको कैसे सॉल्व करोगे तुम, यू कैनॉट टेक इट्स रूट ऑल्सो, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड ओनली. या तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको एक सिंपल तरीका है लिखने का. सिंपल तरीका ये है कि तुम इसको लिखो रूट 3r, मैंने क्या किया, 3r स्क्वायर का रूट ले लिया अपॉन रूट 2 का रूट. कॉम्प्लिकेटेड ही होगा. आई थिंक इट्स बेटर टू लीव इट हियर. हम लोग देखते हैं उन लोग ने क्या आंसर निकाला है. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस r by root 2 from the center, capital R by root 2. Let's check what is their answer. Okay, so वो लोगों ने देखो यहाँ पे क्या किया, वो लोग ने A यूज़ किया, मैंने कैपिटल R यूज़ किया था, वो लोग ने स्मॉल a यूज़ किया है, and they have got an answer which looks like this. Okay, so they have actually simplified. वो लोग ने क्या इसको सिंप्लीफाई किया है, तो नीचे वो लोग को 3√3 मिला है a स्क्वायर और ऊपर 2 चला गया है. सो बेसिकली दिस इज देयर आंसर, ई मैक्स की वैल्यू. दिस इज करेक्ट व्हाट वी हैव गॉट, दे हैव आल्सो गॉट द सेम थिंग. सो दे हैव समहाउ मैनेज टू सिंप्लीफाई इट. हम भी ट्राई कर सकते हैं यार. ओके, यहाँ तक तो उनको भी आया था, फिर एक 2 स्टेप में सिंप्लीफाई हो गया. एंड लेट्स ट्राई. तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग, थ्री आर स्क्वेयर रेस टू 3 by 2 the whole upon root 2 raised to 3 by 2. ओ, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 3r square, right? So root 3 times r the whole cube upon 2 raised to 1 by 2 the whole raised to 3 by 2. So ये हो जाएगा root 3r the whole cube upon 2 raised to 3 by 4
मैंने ये 1/2 को बाहर ही ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, न्यूमरेटर में 3/1 है पावर और डिनोमिनेटर में 3/4 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू कैपिटल R टाइम्स 1/4πε0 तो है ही, ये जो 2 वाली टर्म है इसको ऊपर ले सकते हैं, 2⁻³ द होल अपॉन √3, √3 का क्यूब होता है 3√3, राइट, 3√3, वाई नॉट राइट 3√3। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3√3r³ डिनोमिनेटर में, और ये r³ और ये r³, ये r और ये r³ कट होके यहाँ पे r² आ जाएगा। सो बेसिकली हमें मिल रहा है नीचे 3√3r, ऊपर ये कॉम्प्लेक्स है यार 2⁻³ Can I write 2⁻³ as 2⁻³ को मैं लिख सकता हूँ 2⁻1 minus 1/4, and this I can write as 2⁻1 upon 2⁻1/4, मतलब फिर से नीचे 2⁻1/4 चला जाएगा। But then how to simplify it? I don't know how they have done it directly, यार। ठीक है, ये वाला हम लोग को एक बार ट्राई करना पड़ेगा। यू गाइज ऑल्सो आई थिंक ट्राई इट, मे बी यू कैन गेट इट। इसके बाद वाला स्टेप, क्योंकि यहीं पे हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है, इसको कैसे वो लोग ने सॉल्व किया है, क्या हमको ये आ भी रहा है या नहीं, r² + r²/2⁻³ r², हाँ आ रहा है ना, यहीं पे आया है ये। सो दिस इज 3r², एक मिनट, हमने इसको √2 क्यों लिया, न्यूमरेटर में वो लोग ने r/√2 लिखा है क्या, a/√2, हाँ लिखा है, उसके बाद वो √2 को नीचे लिया है, अच्छा इसको कट भी किया है। दिस इज समथिंग, यहाँ पे वो लोग ने कैसे कट किया ये समझ में नहीं आ रहा है, हाउ दे हैव कट डायरेक्टली, वो लोग ने इसी पॉइंट पे हम लोग एक्चुअली 2 को क्यूब कर सकते हैं 8 और फिर उसका रूट लिख सकते हैं 2√2, 2√2 लिखेंगे तो √2 कट होके 2 ऊपर चला जाएगा। आई थिंक यहीं पे हमने कोई मिस्टेक की है। मैं थोड़ा इसको ना सिंप्लीफाई करता हूँ, यहीं पे कुछ गलती की है मैंने, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ बट मेरा ध्यान पूरा इस क्वेश्चन पे अटका है। सो लेट मी फिगर इट आउट फॉर यू राइट नाउ, लेटर का कोई मतलब नहीं है। सो दिस बिकम्स, देखो ये √2 नीचे आएगा और अंदर क्या बन जाएगा, 3r²/2⁻3/2, ठीक है।
इसको मैं लिखूंगा 1/4πε0 टाइम्स क्यू आर अपॉन √2 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। 3 का क्यूब दैट इज 27, देन r raised to 6 the whole raised to 1/2। आई एम श्योर वो लोग ने वैसे नहीं किया है, बट स्टिल लेट मी ट्राई। और नीचे 2 का क्यूब विच इज़ 8 का रूट, 8 raised to 1/2 दैट इज 2√2। अब ये √2 कट होके ये 2 ऊपर चला जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप विल हैव 1/4πε0 टाइम्स 2QR अपॉन अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 27 का रूट इज 3√3 और r raised to 6 का रूट मतलब r raised to 6 raised to 1/2 दैट इज r³। अब ये r³ और ये r कट होके यहाँ पे r² आ जाएगा। आई थिंक वी गॉट इट। 1/4πε0 टाइम्स 2q अपॉन 3√3 r²। या दिस शुड बी द फाइनल आंसर। अगर वो लोग ने इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर नहीं किया है तो 1/4πε0 टाइम्स 2q अपॉन 3√3 r²। 2q अपॉन 3√3 r²। 2/3√3 वो लोग ने बाहर निकाला है। बिल्कुल सही है। समझ में आया क्या तुम लोगों को कैसे किया? थोड़ा लंबा खींच गया ये, लेकिन क्वेश्चन ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, डेरिवेशन बेस्ड था। तो एक तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया तुम्हारा मैक्सिमम मिनिमा अप्लाई करके तुमने जो वेरिएबल टर्म था उसके डिफरेंशिएशन को 0 से इक्वेट किया, फिर उसके डिफरेंशिएशन को निकाला 0 से इक्वेट करके स्मॉल r और कैपिटल R मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट और रेडियस ऑफ द रिंग के बीच का रिलेशनशिप ढूंढा। उसके बाद वो जो लोकेशन मिला उस पॉइंट का जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है उसको हमने ई मैक्स के फॉर्मूला में डाल के मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ढूंढा। सो दिस वाज वन रियली ट्रिकी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू these all questions are equally tricky. They are all of them are like that. मतलब यहाँ पे कुछ भी सिंपल नहीं है, सब ट्रिकी होने वाला है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप और जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, डोंट वरी। Calculate the electric field intensity at point P due to a charged thin rod AB as shown in the given figure. Charge is distributed uniformly over the length of the rod. The length of the rod is L and the distance of point P from end B of the rod is A. ये भी derivation based question. This is also derivation based question. ठीक है, तो क्या करना क्या है इसमें? देखो सिंपल, एक पॉइंट P है, वो पॉइंट P का डिस्टेंस पॉइंट B से A है और लेंथ ऑफ द रॉड L है। तो कैन एनीवन टेल मी पॉइंट P का डिस्टेंस पॉइंट A से कितना होगा? पॉइंट P का डिस्टेंस पॉइंट A से कितना होगा? A प्लस L या L प्लस A। ठीक है, सो अब क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है? वी डोंट हैव पॉइंट चार्जेस, वी हैव द होल रॉड विच इज चार्ज्ड। पूरे रॉड की वजह से पॉइंट P पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट विल नॉट बी हैविंग it cannot be derived using a single formula. We have to integrate taking a small section or small segment of the length of the rod as a point charge and due to that small segment कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पे वो लेके फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द होल लेंथ ऑफ द रॉड, तब जाके मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा P पे। सो इसका जो ट्रीटमेंट है is very different from how we used to treat point charges earlier. ठीक है, सो इसीलिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, बट ठीक है, विल फिगर इट आउट। तो एक स्मॉल सेगमेंट पहले तो dx सेलेक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, सपोज हम लोग स्मॉल सेगमेंट dx सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द लेंथ dx। तो
तो ये जो स्मॉल सेगमेंट dx है उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, इसके लिए मुझे एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, दैट इज़ योर लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज dq बाई dx, और चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, नो मैटर हाउ स्मॉल द लेंथ इज, द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट स्मॉल लेंथ, उसका जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो dx और dq को रिलेट करने वाला एक ही क्वांटिटी है लैम्डा, सो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा टाइम्स dx। ठीक है, इसको मैंने यूज कर लिया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सेगमेंट dl, that is a positive point charge, if I consider it as a positive point charge, then I can use the formula for E or dE, you can say, to find the electric field at point P due to this segment dx. बट एक चीज़ और एक मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये जो dx है ना उसका डिस्टेंस क्या है पॉइंट P से, वो भी तो हमें चाहिए। सो ये डिस्टेंस को याद रखो, मैं x लूँगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। क्यों अज्यूम कर रहा हूँ मैं? बिकॉज ये जो स्मॉल सेगमेंट है ना उसकी लेंथ मैंने dx ली है। तो देखो, अगर मैं एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रेडी कर रहा हूँ dx एज अ स्मॉल सेगमेंट, तो उस स्मॉल सेगमेंट का जो लेंथ होगा मेरे गिवन पॉइंट से उसको मुझे x के टर्म्स में ही लेना चाहिए, तभी जाके मेरा इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। मतलब मेरे जो वेरिएबल है वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, तब मैं डिफरेंशिएशन के या इंटीग्रेशन के फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। तो सिंपल चीज़ है, मैंने इस स्मॉल सेगमेंट की लेंथ को dx लिया और इस dx का जो डिस्टेंस है पॉइंट P से उसको x ले लिया। अब मुझे इंटीग्रेट करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, सो dE का फॉर्मूला क्या होगा? dE इज द बेसिकली infinitesimally small electric field due to the infinitesimally small charge present on the infinitesimally small length segment on the rod, 1/4 pi epsilon naught times dq upon x square. The formula is known to us from the beginning. सिर्फ याद रखना, E की जगह dE आ गया, Q की जगह dq आ गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, फॉर्मूला वही है। dq का भी वैल्यू मुझे पता है, dq इज लैम्डा टाइम्स dx, तो यहाँ पे dq की जगह लैम्डा टाइम्स dx लिखा था ना मैंने, यहाँ पे वो लोग ने लिया है लैम्डा टाइम्स dl। एक छोटा सा चेंज है यहाँ पे, लैम्डा टाइम्स dl क्यों लिया है? dl लो या फिर dx लो, यस फर्क तो पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। ये लैम्डा टाइम्स dl हम लोग को ओरिजिनल फॉर्मूला में बताया था, इफ यू सी यहाँ पे ये dl dq इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dl, लेकिन हमने हमारी जो लेंथ सेगमेंट ली है वो x के टर्म्स में ली है, सो वी विल नॉट यूज dl, वी हैव टू यूज dx। मेरा गलती है, मैं यहाँ पे इसको dx कर देता हूँ, आगे भी मैंने dx ही लिखा है और पहले भी मैंने dx ही लिखा था। ठीक है, अब मेरे सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट x के टर्म्स में आ गए। ठीक है, अब मुझे चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। मेरे पास ऑलरेडी इफ यू सी आई हैव dE। अब मुझे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये छोटे से इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेगमेंट को इंटीग्रेट करना है, सिंपल। तो E क्या हो जाएगा? E विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ dE। इंटीग्रेशन ऑफ dE ले लिया मैंने, dE की वैल्यू डाल दी इंटीग्रेशन के अंदर एज इट इज, जो मुझे थी पता वही मैंने डाल दी। लेकिन द मेन थिंग इज हियर द लेंथ। Over which length are you integrating this? This is not an infinitely long rod. This is not infinitely long rod. This rod has a finite length. तो तुम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे? Now I want you to tell me कि कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ढूंढ रहे पॉइंट P से। So with respect to point P, where is the charged body located? The charged body is located or is starting from the distance a up to the distance a plus l. Do you agree with me? चार्ज बॉडी कहाँ से कहाँ लोकेटेड है? पॉइंट P से अगर तुम देखोगे तो चार्ज बॉडी बिगिंस और the rod's location begins from the distance a from point P and ends at a distance a plus l from point P. पॉइंट P के रिस्पेक्ट से
चार्ज बॉडी का जो लोकेशन है वो ए से लेके ए प्लस एल तक जाता है. ए प्लस एल इज द अपर लिमिट बिकॉज इट इज ग्रेटर इन वैल्यू इन लेंथ एंड ए इज द लोअर लिमिट. तो ये जो लिमिट्स है उस लेंथ पे मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको. अब पहले तो इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग? दिस इज़ वेरी सिंपल. इस इंटीग्रेशन में कोई भी बाय पार्ट्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड सब्सटीट्यूशन फॉर्मूले कुछ किसी की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. यहाँ पे इंटीग्रेशन तुम्हारा इजी हो जाएगा. इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने डिफरेंशिएशन यूज़ किया था दैट वाज वे कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है. सिंपल चीज़ समझो, 1/4πε0 कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आएगा. लैम्बडा कांस्टेंट है बिकॉज लैम्बडा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है. दैट इज कांस्टेंट फॉर द होल रॉड. दैट डज नॉट चेंज. लैम्बडा बाहर आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा? 1/x². 1/x² को मैं लिख सकता हूं x⁻². अब x⁻² का इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है. इट इज माइनस ऑफ 1/x. ठीक है, तुम पावर रूल यूज करो इंटीग्रेशन का, तुम्हें ये वैल्यू मिलेगी. ठीक है, बेसिक्स याद रखो इंटीग्रेशन के. बेसिक फॉर्मूला पावर रूल यूज किया, -1/x आ गया. लेकिन एक चीज अभी भी वैलिड है, दैट इज योर लिमिट्स. अपर लिमिट a प्लस एल, लोअर लिमिट l. अब मैं लिमिट डाल दूंगा और इसको आगे सॉल्व करूंगा. मैंने ऑलरेडी ये एक वीडियो में लास्ट ईयर सॉल्व किया था, इसलिए मैं इसको वापस नहीं लिख रहा हूं. अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा ना, द टाइम फ्रेम ऑफ माई एक्सप्लेनेशन विथ राइटिंग ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इंक्रीजेस बाय 3 times. मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन 5 मिनट में समझा पा रहा हूँ तुम्हें लिखा हुआ, मुझे और 15 मिनट लग जाएगी इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखने में. इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ साथ में. सो डोंट फील कि अरे ये तो लिखा हुआ ही बता रहे हैं. मेरा टाइम बच रहा है, तुम्हारा भी टाइम बच रहा है, प्लस कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व किया है इसको. ठीक है, इसको ध्यान में रखना है. अच्छा देखो, अभी लिमिट्स डाल दी है मैंने. -1/x में मैंने लिमिट डाली है. तो जहां जहां x है वहां पे अपर लिमिट की जगह मुझे क्या डालना है? a प्लस एल. और लोअर लिमिट में, अच्छा उसमें से माइनस करना है लोअर लिमिट का वैल्यू. और लोअर लिमिट में क्या डालना है? एल, सॉरी ए. लोअर लिमिट में मैंने गलती की है यहाँ पे. ये देखो गलती मिली मुझे. ये है ए, यहाँ पे आएगा ए. तो लोअर लिमिट में मैंने डाल दिया ए. ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया. एल्जिब्रा है तुम्हारा नॉर्मल, माइनस माइनस प्लस. ए 1/a पहले लिखेंगे, -1 a प्लस एल आ जाएगा. 1/a प्लस एल. इसको एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी गेट λ/4πε0 टाइम्स l बाय a ब्रैकेट a प्लस एल. अच्छा, अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग. इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत क्या है? इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ये है कि अगर ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, वो इस लेंथ रॉड की लेंथ से बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब L की वैल्यू कंपेरेटिवली टू A अगर नेग्लिजिबल हुई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि या A की वैल्यू L से कंपेरेटिवली नेग्लिजिबल हुई, तो हम लोग किसी एक टर्म को यहां से हटा सकते हैं. ठीक है, हम लोग किसी एक टर्म को यहां से हटा सकते हैं. जस्ट लेट मी चेक द सोल्यूशन कि किसको हटाया. मैं भी अभी भूल गया हूं कि किसको वो लोग ने एंड में इग्नोर किया था. यहाँ पे लिखा हुआ है. सो हाउ दे हैव सॉल्व्ड दिस, यू नो, दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग. आई विल शेयर दिस. आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस PDF विथ यू. तो उसमें एक बार देख लेना, एक्सप्लेन किया है. द अबाउ रिलेशन कैन बी इजीली मॉडिफाइड. अबाउ रिलेशन मतलब ये वाला रिलेशन जो हमें यहाँ पे मिला है ऑलरेडी. ठीक है, इसको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं टू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन द लेंथ ऑफ द रॉड इज वेरी लॉन्ग. यस, जब रॉड की लेंथ बहुत लंबी रहेगी एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब L की वैल्यू A के कंपेरेटिवली अगर बहुत ज्यादा है, तो हम लोग ये रिलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं. कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को L से डिवाइड कर देंगे. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को L से डिवाइड करेंगे तो ये जो लैम्बडा L था उधर से तो L हट गया, लेकिन डिनोमिनेटर में a प्लस एल में a बाय एल आ जाएगा L से डिवाइड करने पे, और L को L से डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा. ठीक है, अब यहां पे लेंथ ऑफ द रॉड इज वेरी लॉन्ग, मतलब रिमेंबर ये डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, बड़ा है. ये डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब ये फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी. ये फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी हो जाएगी मतलब a बाय एल को तुम इग्नोर कर सकते हो. यू कैन सिंपली
गेट अवे विथ ए बाय एल, ए बाय एल की जरूरत ही नहीं है, तो अंदर बचेगा क्या, ए बाय एल की जगह कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, जीरो प्लस वन, वन ही हो जाएगा, एंड योर फाइनल आंसर विल बी सिंप्लीफाइड लाइक दिस, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ए। मीन्स हम लोग को ये जो रिलेशन है वो लेंथ ऑफ रॉड के टर्म्स में नहीं, लेकिन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द रॉड के टर्म्स में मिलेगा। लेंथ ऑफ रॉड का वहां पे कोई काम नहीं रहेगा। सो दिस इज, यू कैन से, जनरलाइजेशन। एक्चुअली हमारा आंसर ये था, दिस वॉज योर आंसर, ओरिजिनल आंसर इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ रॉड, बट इफ द लेंथ ऑफ रॉड इज वेरी स्मॉल देन द आंसर बिकम्स दिस। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि ए प्लस एल को हमने हटा दिया और ऊपर से एल को हटा दिया, ऊपर से एल को और नीचे ए प्लस एल को हटा दिया, सो दैट बिकम्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट at whose distance is a from one end of the rod। ठीक है, सो दिस इज योर वन मोर डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये भी एक डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन ही था। ये लेंथ ऑफ रॉड या फिर चार्ज रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन था। एक चार्ज रॉड की वजह से एक पॉइंट पी पे, उसकी एक्सेस पे एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये हम लोग इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हें पूरा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये सब बताया, लैम्डा का भी यूज़ किया है हम। सो दैट वाज योर एग्जांपल नंबर 2। लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट एग्जांपल। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में रॉड की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना था हमने, जो कंपेरेटिवली सिंपल था, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट्स थी ना वो क्या थी, रॉड की लेंथ, मतलब मीन्स डिस्टेंस के टर्म्स में था। बट प्रॉब्लम कब आता है, जब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना पड़ता है एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन। पूरा रॉड चार्ज्ड है, ये डाइपोल नहीं है याद रखना, ये पॉइंट चार्ज नहीं है याद रखना, ये पूरा रॉड चार्ज्ड है, और पूरे चार्ज रॉड के इक्वेटोरियल प्लेन पे, इक्वेटोरियल प्लेन मतलब किसी भी पॉइंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर या परपेंडिकुलर के ऊपर कोई एक रैंडम पॉइंट हमने पी ले लिया, उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये हमें ढूंढना है। यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए आता है बिकॉज इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बिकॉज दैट लिमिट्स हैज टू बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। अभी तक हम लोग सिंपल लिमिट्स ले रहे थे, अब लिमिट भी एंगुलर हो जाएगी। तो ये वाला केस याद रखना, इसके ऊपर और 2 क्वेश्चंस है और एक क्वेश्चन है, मतलब उसमें भी 2 सब क्वेश्चन है, तो टोटल 3 क्वेश्चन है इक्वेटोरियल प्लेन वाले। चार्ज रॉड के इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको बहुत ध्यान से समझना, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसको, ठीक है। चाहिए तो बाद में इसको नोट कर लेना, बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड तुम मान सकते हो कि ये सब बोर्ड का लेवल है ही नहीं, बोर्ड्स में इससे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। दीज आर ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस एंड दीज आर नॉट योर नॉर्मल न्यूमेरिकल्स, दीज आर डेरिवेशंस which will be used in some other questions later on, ठीक है। सो आगे आने वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जितने भी आने वाले क्वेश्चंस है उसमें ऐसे तो तुम्हें मिलने ही वाले क्वेश्चंस, एंड लिमिट्स में ही तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये वाला ध्यान से देखना क्या क्या अजम्पशंस मैं ले रहा हूं। ओके, क्वेश्चन क्या है देखो, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू अ थिन पॉजिटिव यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, थिन पॉजिटिव यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पॉइंट P is at perpendicular distance d from the rod। रुझान, रुझान कहाँ पे हो, यहां पे बैठ के करो जो भी करना है। पॉइंट P is at a perpendicular distance d from the rod।
द लोअर एंड अपर एंड्स ऑफ द रॉड मेक एंगल्स अल्फा एंड बीटा, विच इज क्रेजी, क्योंकि ये अल्फा और बीटा वो लोग खुद बोल रहे हैं कि अलग अलग एंगल्स है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट P जिस परपेंडिकुलर पे रखा है वो परपेंडिकुलर इस रॉड के एग्जैक्टली मिडल में नहीं है। मतलब ये परपेंडिकुलर OP जो दिख रहा है ना तुम्हें परपेंडिकुलर, ये दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द रॉड, दिस कैन बी एनीवेयर along the length of the rod, and that is the problem। इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग एंगल बन रहे हैं। इफ यू सी द लोअर एंड, इट इज मेकिंग एन एंगल alpha with the perpendicular, and upper end A is making an angle beta with the perpendicular। so ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। the lower and upper ends of the rod make angles alpha and beta as shown below। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, क्वेश्चन पूछ के वो लोग ने छोड़ दिया है। बट इसका जो सोल्यूशन है दैट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो प्लीज अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे हम लोग ब्रेक करके समझेंगे। सबसे पहले पूरे रॉड की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल विद अ सिंगल फॉर्मूला, सो वी यूज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ हमें लेनी पड़ेगी। याद रखना इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ ली थी वो थी dx, ठीक है। वो dx इसलिए ली थी क्योंकि लोकेशन ऑफ द पॉइंट देखो, इट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द रॉड। एक्सिस ऑफ द रॉड और रॉड ये दोनों हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा हम लोग जो डिस्टेंसेस है या इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ है उसको x के टर्म्स में लेते हैं, इसलिए dx और x लिया था हमने। लेकिन यहां पे रॉड वर्टिकल माना गया है, रॉड इज वर्टिकल, ठीक है। अगर रॉड वर्टिकल है और वर्टिकल रॉड में अगर तुम देखोगे लोकेशन ऑफ द इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ सेगमेंट दैट इज dy, और dy का लोकेशन फ्रॉम पॉइंट O क्या पॉइंट है, O कौन सा स्पेशल पॉइंट है, O वो पॉइंट है जिससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। जिस परपेंडिकुलर पे पॉइंट P है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ढूंढना है, तो O का लोकेशन dy से y लिया है बिकॉज ये वर्टिकल डायरेक्शन में। बस ये एक नया चेंज है इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेगमेंट और उसका डिस्टेंस O से हमने dy और y ले लिया। फर्स्ट थिंग, रॉड को नाम दे दिया AB। सेकेंड थिंग, अब दो चीजें हमें पता लगानी पड़ेगी। एक तो ये जो स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेगमेंट है उसका डिस्टेंस हम पॉइंट P से कितना लेंगे। डिस्टेंस तो ज़रूरी है, डिस्टेंस के बिना तो काम बनता ही नहीं आगे, क्योंकि किसी भी पॉइंट P पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो उस पॉइंट P से वो चार्ज बॉडी कितनी दूर है वो तो पता होनी चाहिए। तो वो जो डिस्टेंस है वो हमने लिया है r, डिस्टेंस लिया है हमने r। अच्छा, दूसरी एक बात, ये जो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉइंट है या फिर लेंथ सेगमेंट है, हाउ मच एंगल इज इट सबटेंडिंग with respect to this perpendicular on this point, that also has to be found out, and that they have taken it as theta। तो मैं तुम्हें अब कुछ चीज़ें फोकस करने के लिए बोलूँगा बिकॉज दिस डायग्राम इज अ टोटल हॉच पॉच। इसमें क्या क्या है इसको अलग अलग से समझना ही ज़रूरी है। मैं तुम्हें फोकस करने बोलूँगा इस ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है, इस ट्राइंगल के ऊपर। ये ट्राइंगल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्राइंगल हमें हमारे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ सेगमेंट और पॉइंट P के लोकेशन का रिलेशन बताएगा। इस ट्राइंगल की हाइट है y, जो हमने पहले ही ले ली थी। इस ट्राइंगल का बेस है d, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। पॉइंट P इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d फ्रॉम द रॉड। तो इस ट्राइंगल की हाइट मुझे पता है, इसका बेस मुझे पता है, तो इसका हाइपोटेनियस मैं आराम से निकाल सकता हूँ बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज थीटा। मतलब यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री भी अप्लाई कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकता हूँ, और मुझे जो चाहिए वो मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये ट्राइंगल मेरा फोकस पे आ गया। अब मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, इस पे हम थोड़ा ध्यान देखेंगे।
let the small segment dy be located at a distance y from the point O. Also OP is perpendicular to AB and OP is equal to D. जो मैंने अभी तक बोला सब लिखा है. Let the lines joining the small segment dy to the point P make an angle theta with OP. Let the lines joining small segment dy to the point P make an angle theta with OP. जो मैंने ये एंगल थीटा के बारे में बताया. ठीक है. Let the rod have linear charge density lambda. Therefore the charge on small segment dy, अब देखो पहले हमने लिया फॉर्मूला में हमने देखा था dl था, उससे पहले वाले क्वेश्चन में लिया था dx, बट इस क्वेश्चन में हम ले रहे हैं dy. सो अकॉर्डिंग टू वट एवर लेंथ सेगमेंट यू आर सिलेक्टिंग with respect to its orientation, horizontal, vertical, whatever it is, you can change the notation of your small length segment. In this case we have taken dy, so dq will become lambda dy. dq is equal to lambda dy. ठीक है. अब देखो, therefore electric field intensity due to dy at point P will be, electric field intensity due to dy at point P will be dE is equal to, फॉर्मूला तुम्हारा पुराना वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स यहाँ पे आएगा dq, लेकिन dq मुझे पहले से ही पता है लैम्बडा dy है, अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब तुम्हें ये क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए कि डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से आया. डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल विच आई जस्ट कंसिडर इन द क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस. ठीक है. सो दैट इज डी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब एक प्रॉब्लम है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना dE, उसका डायरेक्शन ये है. dE डायग्राम में देखो. अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट, it is not a usual electric field. It is not a electric field due to a dipole or a point charge, but it is an electric field due to a long rod. ठीक है. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दूंगा. अब ये कंपोनेंट कैसे बनेंगे इसको भी समझना जरूरी है. हमेशा याद रखना है जो भी दो कंपोनेंट होंगे वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के वैल्यूज निकालने के लिए मुझे एंगल भी पता होना चाहिए. तो एंगल तो मुझे ऑलरेडी पता है. ये हॉरिजॉन्टल ये जो परपेंडिकुलर है इसको मैं अगर आगे एक्सटेंड करूं और यहाँ से और एक नीचे परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं तो मुझे ये समझ में आता है कि ये एंगल जो है थीटा, ये वाला, और ये थीटा, ये दोनों इक्वल है. वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डीई का जो कंपोनेंट होगा उसके साथ वो थीटा एंगल बनाता है. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डीई विल बी डीई कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट विल बी डीई साइन थीटा. Why do we have to consider both these components separately? Again I am telling you, this is not a dipole, this is not electric point charge. This is a uniformly charged rod. It is a extended charged body. तो you cannot say कि इसमें सिर्फ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग सिर्फ एक ही डीई कंसिडर करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपना काम खत्म हो जाएगा. ऐसा नहीं होगा. डीई कॉस थीटा, डीई साइन थीटा दोनों को कंसिडर करके दोनों को अलग अलग ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू हर लोकेशन, ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लोकेशन के लिए चेंज हो जाएगी. अगर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ सेगमेंट यहाँ पे होगी तो डीई कॉस थीटा अलग होगा, डीई साइन थीटा अलग होगा. यहाँ पे होगी तो अलग होगा, यहाँ पे होगी तो अलग होगा. अगर जो भी तुम्हारी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल लेंथ का पोजीशन होगा उसकी वजह से डीई और उसके कंपोनेंट की वैल्यू वेरी करती रहेगी थ्रू आउट. मतलब मुझे ये दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई नो द स्टोरी इज बिकमिंग वेरी लॉन्ग नाउ, बट इट इज हाउ इट इज. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दी स्मॉल पार्ट तो कैसे समझेगा तुमको आगे. तो डीई कॉस थीटा और डीई साइन थीटा को मैं अलग मानूंगा और अलग इंटीग्रेट करूंगा. मैं डीई के इंटीग्रेशन से सेटिस्फाई नहीं होने वाला. ठीक है. तो बेसिकली जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढूंगा तो उसको दो फॉर्मूला से ढूंढूंगा, एक ई एक्स और एक ई वाई. अगेन आई वांट टू शो इट टू यू इन
द डायग्राम ई एक्स और ई वाई की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख रही है। देखो ये ई एक्स है, ये ई वाई है, ये ई एक्स और ई वाई मुझे अलग अलग ढूंढना पड़ेगा इंटीग्रेशन से, बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट और यू कैन से यूनिक पोजिशंस ऑफ द लेंथ सेगमेंट अलोंग द रॉड। ओके ठीक है, तो ई एक्स और ई वाई अलग से ढूंढते हैं। ई एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्योंकि अब तो सिर्फ उसको इंटीग्रेट करना है, किसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ई एक्स निकालने के लिए, और वर्टिकल कंपोनेंट को इंटीग्रेट जब करेंगे तो ई वाई निकल जाएगा। ई वाई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। अच्छा, व्हाट इज डी ई कॉस थीटा? आई ऑलरेडी नो व्हाट इज डी ई, I already know what is cos theta. If you don't know what is cos theta, let me take you back again over here. Cos theta, in this triangle cos theta is adjacent upon hypotenuse. Adjacent क्या है, d, hypotenuse क्या है, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी को डाउट है क्या cos theta कैसे निकाला? You understood right? cos theta कैसे निकाला? I just want to have a small word with all of you. दुर्वा, सुजय, राहुल, इशित, तुम लोग को बोरिंग लग रहा है क्या? नहीं ना? टफ है, मैं मानता हूँ ये टफ है, ये बहुत ही लेंदी और टफ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नॉर्मल न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से समझो, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया क्वेश्चन पूछो, मैं वापस समझाऊंगा, लेकिन एक एक चीज मैं क्या कर रहा हूं पता है, ब्रेक कर करके बता रहा हूं तुमको। व्हेन यू सी इट्स, देखो इसका सोल्यूशन ऑलरेडी तुम्हारे पास पीडीएफ में मैंने तुम्हें दे दिया है। जब तुम ये सोल्यूशन देखोगे ना, तुम्हें मेरी बातें याद आनी चाहिए। ठीक है, सो देयर इज वन मोर वे ऑफ रिवाइजिंग इट, दैट इज यू रीड द सोल्यूशन एंड अंडरस्टैंड, अच्छा सर ने ऐसे ऐसे बताया। ठीक है, सो प्लीज बी विथ मी। इफ यू डिस्कनेक्ट, if your mind goes here and there, you will lose the point. Don't let it happen. ठीक है, सुजय, आर यू देयर? जिंदा हो अभी तक? ठीक है, चलो, बी देयर। हाँ सुजय, आई नो इट इज टफ, JEE करने की इच्छा मेरी नहीं तेरी है। ठीक है, सो बी देयर। ओके, चलो अब आगे जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया कॉस थीटा की वैल्यू क्या है ट्राइंगल में, जो मैंने हाईलाइट किया था। ओके, सो लेट मी जस्ट कम बैक टू इट अगेन। डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, डीई की वैल्यू मुझे पता है। ये जो डीई की वैल्यू है ना, एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा मैं यूज करने वाला हूं। देखो एज इट इज मैंने यहां पे इसको डाल दिया, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू भी मुझे पता है। कॉस थीटा की वैल्यू मैं एंड में भी डाल सकता हूं, इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अभी मैंने नहीं डाली है। अगर मैं अभी भी डाल दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू मैं अकॉर्डिंग टू दैट ट्राइंगल में डाल सकता हूं। ठीक है, नहीं डाली है कोई बात नहीं। लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर निकाल दिया, इफ यू कैन सी ओवर हियर इंटीग्रेशन के, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अंदर बचा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स कॉस थीटा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहां पे। अच्छा, ई वाई में डी ई कॉस थीटा, डी ई की वैल्यू एज इट इज डाल दी, और टाइम्स साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दिया। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहां पे साइन थीटा आ जाएगा। मतलब ये जो ऊपर वाला तुम्हें एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, ये वाला किसका, ई एक्स का, वही एक्सप्रेशन ई वाई का भी रहेगा, सिर्फ कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आएगा और कुछ नहीं होगा। एक मिनट रुक जाओ। ओके, ई एक्स और ई वाई मुझे मिल गए। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए कुछ सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, जो सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पे किए हुए हैं। अब ये सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ ई एक्स और ई वाई को, तो मेरे पास डी वाई है, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है,
और मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा है, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ चीज़ों को चेंज नहीं करूँगा तो मेरा इंटीग्रेशन ना बहुत लंबा हो जाएगा। अभी तक हमने मैथ्स में इंटीग्रेशन चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाया। 11th में तो इंटीग्रेशन सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है तुमने। इंटीग्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट टॉपिक इन कैलकुलस, और उसमें जो मेथड्स है इंटीग्रेशन की, दोज आर लाइक इतनी सारी मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन है, बाय पार्ट्स है, कि हम लोग अगर किसी इंटीग्रांड को, ये जो इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यू है, फिजिक्स में अगर उसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हमें वो सारे मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे जो एडवांस मैथमेटिक्स में आते हैं, और मुझे नहीं चाहिए कि इस लेवल पे तुम वो सब करो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कुछ थोड़े ट्वीक्स करूँगा जिससे तुम्हारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस ना सिंपल हो जाए, ठीक है। दूसरी भी एक बात बताता हूँ मैं, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ना, इट इज इन टर्म्स ऑफ dy। integration is in terms of dy. Do you see over here? dy cos theta, dy sin theta. You know what is this dy called? मैंने तुम्हें जब इंटीग्रेशन सिखाया था ना, मैंने बताया था ये dy, ये क्या है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैं जब इंटीग्रेट करूंगा ना, आई विल इंटीग्रेट इट विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई। विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई मतलब विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ सेगमेंट, स्मॉल इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल लेंथ सेगमेंट। लेकिन दैट विल नॉट बी द आइडियल सिचुएशन। आई कैन नॉट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, आई कैन नॉट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई। आई कैनॉट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बिकॉज हर लेंथ सेगमेंट अलग अलग एंगल बना रहा है। यहाँ पे ये लेंथ सेगमेंट एंगल बना रहा है थीटा, ऊपर कुछ और एंगल बन रहा है, यहाँ पे कुछ और बन रहा है, यहाँ पे कुछ और बन रहा है। सो इफ यू सी द एंगल सबटेंडेड बाय ईच लेंथ सेगमेंट एट पॉइंट पी इज डिफरेंट। सो आई कैनॉट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, आई हैव टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल। मुझे एंगुलर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एंगुलर इंटीग्रेशन करने के लिए ये जो dy है ना, dy इसको मुझे हटाना पड़ेगा, dy को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो dy को कैसे रिप्लेस करेंगे और उसको कैसे एंगल के टर्म्स में लाएंगे? बेसिकली द होल प्रोसेस विच आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज कन्वर्टिंग dy टू d थीटा। dy को मैं d थीटा बनाने की कोशिश करूंगा, और इसको ध्यान में रखो मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले इस छोटे से ट्राइंगल में, मतलब ये वाले ट्राइंगल में जो मैंने पहले ही कंसिडर किया था तुम्हारे लिए, ये छोटे से ट्राइंगल में मैं tan थीटा की वैल्यू ढूंढ लेता हूँ। tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट है y, एडजेसेंट है d, सो tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो मैं dy को d थीटा बना रहा हूँ कैसे, ठीक है। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ तुम्हारे एवेंजर्स एंड गेम का जो हाइस्ट था वही है ये, याद रखना। y इज इक्वल टू d tan थीटा, dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा? मैंने क्या किया पता है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। पहले मैंने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू y बाई डी, y इज इक्वल टू डी tan थीटा, और दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ d tan थीटा। दोनों साइड को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। सो d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा कितना हो जाएगा? d बाई डी थीटा ऑफ d tan थीटा विल बी d sec स्क्वायर थीटा, d बाहर आ जाएगा, d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, सो dy बाई डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी d sec स्क्वायर थीटा। तो dy की वैल्यू हो जाएगी d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। dy की वैल्यू मुझे मिल गई थीटा के टर्म्स में, dy की वैल्यू हो गई d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। रिमेंबर दिस, dy की वैल्यू अब मैं डालूंगा वो इंटीग्रेशन वाला तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बना था उसमें, ठीक है। y की वैल्यू मैं डालूंगा d tan थीटा, जहां जहां y है वहां पे d tan थीटा डाल दूंगा, और जहां जहां dy है वहां पे d sec स्क्वायर थीटा d थीटा डाल दूंगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे नीचे दिख रहा है तुम्हें d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या डालूंगा? d स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं सिंप्लीफाई करूंगा,
डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर थीटा में डी स्क्वायर में से डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या है? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा। मतलब डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डी सेक्स स्क्वायर थीटा से। ठीक है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ना, उसकी जगह मैं रिप्लेस करके क्या लिखूंगा? डी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा। ये डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा? डी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा? डी वाई की जगह पे डी सेक्स स्क्वायर थीटा डी डी थीटा, और साथ में साइन थीटा तो है ही मेरे पास। ठीक है, चलो अब एक मिनट, you see over here in both the integrand this term, I will just show it to you with the help of like this. You see this term dy upon d square y square, dy upon d square y square, d square plus y square, dy upon d square plus y square की वैल्यू, dy की वैल्यू डाली d sec square थीटा d थीटा अपॉन d square sec square थीटा। इसको सिंप्लीफाई किया ना तो मुझे मिलेगा d थीटा बाई डी। सो बेसिकली ये जो मैंने यहाँ पे ये पूरा चीज़ लिखा था, उसको मैं हटा के सीधा मैं लिख दूंगा डी थीटा बाई डी। तो साइन थीटा डी थीटा बाई डी लिखूंगा मैं, साइन थीटा डी थीटा बाई डी, एंड कॉस थीटा डी थीटा बाई डी। ओके, प्लीज़ यहाँ पे देखना। सो ई एक्स जिसको हमने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, सीधा हम लोग लिख सकते हैं इसको लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई डी कॉस थीटा, डी थीटा बाई डी कॉस थीटा। अच्छा, नाउ इफ यू सी यू हैव योर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डी थीटा। जो पहले डी वाई था, डी वाई के टर्म्स में मैंने बोला इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि हर एक लेंथ सेगमेंट का एंगल अलग अलग है पॉइंट पी के साथ। तो मैंने डी वाई को डी थीटा बनाया, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। लेकिन और एक प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेशन के लिए मुझे चाहिए एंगल, इंटीग्रेशन के लिए मुझे चाहिए एंगल एज लिमिट्स। तो एंगल क्या है? एंगल तो मुझे पता है, क्वेश्चन में ही मुझे बोला था कि एंगल्स मेड एट पॉइंट पी बाय द लोअर एंड अपर एंड आर अल्फा एंड बीटा। अब देखो, लोअर एंड पे जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, अपर एंड पे जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। ठीक है, अपर एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लोअर एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है अकॉर्डिंग टू योर कार्टेशियन सिस्टम। तो बीटा को तुम प्लस बीटा ही लोगे अपर लिमिट, लेकिन अल्फा को माइनस अल्फा ले लोगे। तो जो तुमने लिमिट सब लगाओगे ई एक्स में वो क्या होगी? वो होगी अपर लिमिट बीटा, लोअर लिमिट माइनस अल्फा। और वो लिमिट किसकी लगा रहे हो तुम? कॉस थीटा डी थीटा पे। अब सिंपल है, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन है साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मिल गया मुझे साइन थीटा, लेकिन उस पर लिमिट्स है बीटा और माइनस अल्फा। मैंने लिमिट्स डाली, सिंप्लीफाई किया इसको, ये हो जाएगा साइन बीटा माइनस माइनस साइन अल्फा। बाहर लैम्डा टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाहर ही रहेगा। ये देखो, ये डी जो था वो सीधा सीधा बाहर चला गया क्योंकि डी तो तुम्हारा कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस है उस पॉइंट पी का रॉड से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो मुझे मिला लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला विच यू हैव डिराइव्ड फॉर अ लेंथ ऑफ रॉड एल, रॉड ऑफ लेंथ एल, उसका ये उसके परपेंडिकुलर पे पॉइंट पी पे जिसका डिस्टेंस डी है रॉड से, उस पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसकी वैल्यू है ये। सो दिस इज योर वन ऑफ द फॉर्मूला। अच्छा, अभी वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू निकालते हैं। सो ई वाई इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा, ये सब हमने पहले ही सिंप्लीफाई कर चुके थे। लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, डी थीटा बाई डी अंदर रह जाएगा जो मैंने तुम्हें बताया था सब्सटीट्यूशन करने के बाद, और साइन थीटा अंदर रह जाएगा। अब ये स्मॉल डी भी बाहर आ जाएगा, अंदर साइन थीटा डी थीटा रह जाएगा। साइन थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स फिर से वही रहेगी बीटा और माइनस अल्फा, हम लोग लिमिट्स डाल देंगे।
लिमिट्स डाल के याद रखो, कॉस ऑफ माइनस अल्फ़ा इस कॉस अल्फ़ा, आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इधर आ जाएगा, माइनस कॉस बीटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वर्टिकल component of electric field at point P, which is on the perpendicular of the rod at any point at a distance d. ये Ex, ये Ey। ठीक है, सो हमें वही ढूंढना था, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो हमने Ex और Ey के टर्म्स में निकाल दी। दैट्स इट, ये तुम्हारा पूरा सल्यूशन था, पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसमें वो लोगों ने कैसे दिखाया है इसको, ये भी मैं बता देता हूँ तुमको। मैंने काफ़ी इसको सिंप्लीफाई किया है, वो लोग ने उस तरीके से लिख के यहाँ पे फाइनल Ex और Ey की वैल्यू वो लोग ने भी निकाल के रखी है। दिस होल PDF इज़ विथ यू, यू कैन रेफर टू इट। तो ये तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेशन था रॉड के परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन, फर्स्ट डेरिवेशन। इसके ऊपर मैंने तुम्हें बताया था और 2 क्वेश्चन है। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने तुमसे डिस्कस की थी। ये जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया उसमें वी कैन इंटीग्रेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा उससे पहले वाले एग्जाम्पल में we can integrate the electric field due to segment directly because the direction of electric field intensity due to different segments is the same। मतलब यहाँ पे हम DE को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट P पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अलग अलग सेगमेंट की वजह से, वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक ही है, तो सबका एक ही डायरेक्शन में मुझे एडिशन करना है, तो इसलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पे ओवर द लेंथ हो सकता है। लेकिन ये वाले प्रॉब्लम में डायरेक्ट इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ हम नहीं करते हैं। ठीक है, इन सॉल्व्ड एग्जांपल 3 we cannot integrate electric field due to segments directly because direction of electric field intensity due to different segments is different. In such cases we have to integrate separate components, that is Ex and Ey। मतलब हमें x और y कंपोनेंट को अलग अलग इंटीग्रेट करके अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, और उसी के ऊपर और 2 क्वेश्चन मैंने तुम्हें जो बताए थे वो ये है। यूजिंग द रिजल्ट्स डेराइव्ड इन द प्रीवियस एग्जाम्पल में जो रिजल्ट हमने डेराइव किए थे उसको यूज करके you have to find the electric field intensity due to an infinitely long uniformly charged straight conductor at a perpendicular distance d from the rod। यहाँ पे एक ही चीज है, ये जो रॉड है ना, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड है, इसकी लेंथ फिक्स नहीं है। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। बाकी सब सेम है, सिर्फ लेंथ की रॉड इनफाइनाइट है, L नहीं है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे समझना, अगर लेंथ की रॉड इनफाइनाइट है ना, तुमने Ex का फॉर्मूला और Ey का फॉर्मूला ऑलरेडी डेराइव करके रखा है पहले, उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। Ex और Ey के फॉर्मूला में अल्फा और बीटा में चेंज आएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं आएगा अगर लेंथ ऑफ रॉड इनफाइनाइट है। अगर लेंथ ऑफ रॉड इनफाइनाइट है, जस्ट इमेजिन ये जो लाइन है ना, ये एंगल जो सबटेंड कर रही है वो इतनी ऊपर चली जाएगी कि इट विल बिकम ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइक दिस, मीन्स परपेंडिकुलर, और उस लाइन का जो एंगल बनेगा वो 90 बन जाएगा, मतलब बीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, क्योंकि ये रॉड इतना लंबा हो गया है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू अब 90 हो जाएगी। फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड अल्फा एंड बीटा वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री ईच। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अल्फा और बीटा में 90 डिग्री पुट करना है। साइन 90 प्लस साइन 90 हो जाएगा 1 + 1 2,
तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऊपर 2 आएगा, नीचे 4 है, उसके साथ कट होके दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर ई एक्स। एंड ई वाई में कॉस 90 और साइन 90 तो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे पूरा 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ई वाई 0 हो जाएगा। मतलब देर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन whose magnitude will be lambda upon 2 pi epsilon naught times d. ठीक है, so this is your electric field intensity due to infinitely long uniformly charged straight conductor. But इसमें और एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि अगर लेंथ फाइनाइट हुई रॉड की लेंथ L है, लेकिन ये जो पॉइंट है, पॉइंट P, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। अब ये हम लोग ने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है, प्लीज लुक एट इट। पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस D ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द चार्ज रॉड ऑफ लेंथ L। इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें सिंपल हो जाएगी, ये D हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। ये इसलिए होगा बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया। अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे, अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ये तो, ठीक है। इस केस में ई एक्स और ई वाई कैसे हम लोग निकालेंगे, देखो ई वाई में अगर अल्फा और बीटा इक्वल है तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा हमारा फॉर्मूला था, कॉस अल्फा और कॉस बीटा भी इक्वल होंगे, अल्फा और बीटा इक्वल है, दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। इस केस में भी ई वाई मतलब परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 नहीं होगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, ई एक्स का फॉर्मूला है हमारे पास ऑलरेडी, इसमें साइन अल्फा और साइन बीटा विल बी टेकन एज 2 साइन अल्फा या 2 साइन बीटा। वाई? बिकॉज साइन अल्फा और साइन बीटा इक्वल है, तो अल्फा और बीटा इक्वल है, साइन अल्फा और साइन बीटा इक्वल है, तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा या साइन बीटा प्लस साइन बीटा मतलब 2 साइन बीटा ले सकता है। तो साइन बीटा क्या है, साइन बीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट है L/2, हाइपोटेनियस है ये, देखो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और मुझे ई एक्स मिल जाएगा, सिंपल। तो ये डेरिवेशन काफ़ी सिंपल था बिकॉज हमने ऑलरेडी सारी मेहनत इसके पहले वाले में कर ली। तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है रॉड, चार्ज रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के स्टैंडर्ड रिजल्ट है, चाहे वो फाइनाइट लेंथ वाला रॉड हो चाहे इनफाइनाइट लेंथ वाला रॉड हो, यू कैन यूज दी स्टैंडर्ड रिजल्ट। इसका भी मैंने तुम्हें पूरा जो भी PDF में डेरिवेशन बताया हुआ, ठीक है। एंड द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the electric field intensity at the center of a thin semicircular ring of radius r। एक थिन सेमीसर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस r है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। 0 तो नहीं होगी, 0 इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये ऊपर वाले काउंटर पार्ट में ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला कोई पार्ट है ही नहीं। सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे नहीं होती है 0, ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r, द टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज q, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कम्फरेंस। इस रिंग पे जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है कैपिटल Q। हमें सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। सो लेट अस अज्यूम दैट अ स्मॉल सेगमेंट on the circumference of the ring makes an angle theta with y dash. Y dash again we have to consider
that is the y axis, this is y dash, this is x dash. तो एक छोटा सा सेगमेंट है जो सेंटर के साथ एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है, बना रहा है. ऑल्सो इट सबटेंड्स एन एंगल डी थीटा एट द सेंटर ऑफ द रिंग. मतलब ये वाला जो एंगल है वो है डी थीटा, ये वाला एंगल थीटा है. मतलब छोटा सा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल सेगमेंट सबटेंड कर रहा है एंगल डी थीटा, लेकिन इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल प्लेन वाई वाई डैश. यहां से शुरुआत होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस स्मॉल सेगमेंट डीई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स लैम्डा टाइम्स डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमें पता है, सिर्फ यहाँ पे एक चेंज है कि लैम्डा टाइम्स डी एल नहीं लिया है हमने. जनरली वो लैम्डा टाइम्स डी एल या डी एक्स या डी वाई लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लैम्डा टाइम्स डी थीटा लिया है. डी थीटा इसलिए लिया है बिकॉज एवरी सेगमेंट जैसे सेगमेंट यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे, कहीं भी कोई भी सेगमेंट हो, हर सेगमेंट अलग अलग एंगल सबटेंड कर रहा है. सेंटर पे अलग अलग एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ. सबटेंड तो एक ही करेगा लेकिन अलग अलग एंगल बनाएगा वर्टिकल के साथ. मीन्स यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज ओवर अ रेंज ऑफ सर्टेन एंगल्स. और वो एंगल कितनी एंगल की रेंज पे वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पता है? यहाँ से यहाँ एंगल कितना होता है, कोई बता सकता है? हाउ मच इज दिस एंगल? 180. मतलब 180 डिग्री के रेंज पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ओवर द होल रिंग. इसके लिए मैंने यहाँ पे लैम्डा टाइम्स डी थीटा लिया है. मतलब सेमी सर्कुलर रिंग इज, यू कैन से इट इज बेयरिंग द चार्ज ओवर द होल रेंज ऑफ द एंगल 180 डिग्री. ठीक है, ओके. सो DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, अच्छा, what is the formula for lambda? dq by dl, right? But I'm going to write it as total charge by total range of the angle which is pi, q by pi. मैंने लैम्डा को dq by dl नहीं लिखा बिकॉज दिस इज नॉट अ स्ट्रेट रॉड. ठीक है, दिस इज अ सेमी सर्कुलर रिंग. सेमी सर्कुलर रिंग की जो हाफ लेंथ है उसके सरकमफरेंस की लेंथ होती है स्प्रेड ओवर एन एंगल पाई. इसके लिए मैंने q बाई पाई लिखा है. ठीक है, q बाई पाई यहाँ पे लैम्डा की जगह पे आ गया q बाई पाई इंटू डी थीटा. डी थीटा इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जिसको मैं इंटीग्रेट करके आगे सिंप्लीफाई करूंगा. सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q बाई पाई टाइम्स डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर. अब ये जो पाई है, ये पाई नीचे चला जाके इस पाई के साथ मल्टीप्लाई होके पाई स्क्वायर बना देगा इसको. नीचे आर स्क्वायर रहेगा, इधर क्यू, डी थीटा, सब कुछ सही है. ठीक है, यहाँ तक तो ईजी है. Since the ring is symmetric about y dash, all the segments, ये ध्यान से पढ़ना है इसको, कैसे लिखा है मैंने. Since the ring is symmetric about y dash, all the segments on either side of y dash will have two components of DE at point P, which are DE cos theta along y dash and DE sin theta along x dash, but in opposite direction. Hence, all the components along x dash will cancel each other. ओके, सो ये सपोज मैंने एक कंपोनेंट कंसिडर किया यहाँ पे, ऐसा एक कंपोनेंट मैं यहाँ भी कंसिडर करता हूँ. इस कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो DE है इस पॉइंट पे, और इस कंपोनेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी DE है. अब ये DE को अगर मैं, एंगल थीटा है ऑलरेडी मेरे पास, ये DE को अगर मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड करूँ
तो मुझे मिलेगा डी ई कॉस थीटा अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन एंड डी ई साइन थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वैसे इसको भी मैं डिवाइड करके यहाँ पे डी ई साइन थीटा और यहाँ पे डी ई कॉस थीटा मैं ले सकता हूँ, बट ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है हर एक सेगमेंट की वजह से वो सारे एक दूसरे से इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। सिर्फ कौन सा कंपोनेंट हमारे पास रहेगा जिसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज डी ई कॉस थीटा। So E is equal to integration of dE cos theta, which is, hence we must add up or integrate all the components along y dash to find the net electric field at point P. So E is equal to integration of dE cos theta, that is integration over half ring, remember, of 1 upon 4 pi square epsilon naught times q times d theta into r square, sorry, upon r square into cos theta। ठीक है, यहाँ पे q बाहर निकलेगा, 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। लेकिन ये जो हाफ रिंग है उसका मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या डाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट दिस थिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढ रहे हैं उसको ओरिजिन माना है। यहाँ पे x डैश है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y डैश है। इसीलिए मैं जब इंटीग्रेट करूँगा यहाँ से यहाँ तक तो मैं मान सकता हूँ कि ये पॉइंट होगा -π/2 और ये पॉइंट होगा π/2। मतलब मैं -π/2 से π/2 में इंटीग्रेट करूँगा। हाफ रिंग मतलब -π/2 से π/2, ठीक है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली, और कुछ भी नहीं है। तुम 0 to π लेके करोगे ना, आंसर सेम आएगा। यू कैन ट्राई दैट। ठीक है, मैंने इंटीग्रेशन किया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट्स है π/2 टू -π/2, ये सब बाहर रहेगा। साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन π/2। अच्छा, -1 रहेगा अंदर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। So this is the, you can say, the total electric field in the vertical direction due to the semicircular ring, q/2 pi square epsilon naught r square. Let me check. Yes, that is the correct answer, q/2 pi square epsilon naught r square. ठीक है, so that is the total electric field in the vertical direction. So that was your, that was your last question. Continuous charge distribution.